दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों मेरे पास है ना बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर कोई है ना ऐसी वीडियो बनाइए जहां पर आप बिल्डर स्कैम के बारे में बता सके या फिर आप बता सकें कि किस तरीके से प्रॉपर्टी में डीलर जो है वो स्कैम कर रहा है हमारे साथ, या फिर अगर हम बात करें कि कैसे एक जेन्युइन प्रॉपर्टी हम खरीदें, चाहे वो फ्लैट हो या फिर बिल्डर फ्लोर हो या फिर कोई प्लॉट हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी मिलने वाली है डिटेल में। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जब भी हम प्रॉपर्टी लेने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि हम किसी ना किसी के रेफरेंस से चले जाते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाते हैं। भाई पैसा आया है कहीं से इन्वेस्ट कर देना है तो कहीं पे भी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और ये होती है हमारी सबसे बड़ी गलती। क्योंकि दोस्तों जो प्रॉपर्टी है ना वो कोई 1000-2000 में आने वाली चीज नहीं है, लाखों में करोड़ों में आती है। और ऐसे में जो आपकी जिंदगी भर का पैसा होता है ना वो सारा इन्वेस्ट हो जाता है। कई बार लोन भी लेना पड़ता है, कई बार ब्याज पे भी पैसा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा होता है दोस्तों कि एक एक कदम जो है वो फूक कर रखना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये 12 स्टेप फॉलो कर लिए तो 100% ये बता रहा हूं मैं कि प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर के 12 बजने वाले हैं, लेकिन आपके पास आने वाला है बिल्कुल खरा सौदा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमें एक ट्रस्टेड प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर चाहिए होता है। हम लोग गलती क्या करते हैं, किसी भी बिल्डर के पास चले जाते हैं या डीलर के पास चले जाते हैं। अब आपको ये लगेगा भाई प्रॉपर्टी का ट्रस्टेड डीलर या फिर बिल्डर कैसे ढूंढा जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप किसी भी डीलर या बिल्डर के पास जा रहे हैं तो उसके एक बार एरिया की शाख पता कीजिए, यानी कि एरिया में उसका कैसा जो है रवैया है वो पता कीजिए कि वो कैसी डीलिंग कराता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप कहीं पे भी जाते हैं ना तो आपको आस पड़ोस से जो है उसकी डीलिंग के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि भाई ये प्रॉपर्टी डीलर बढ़िया है या ये बिल्डर बढ़िया है या इसमें ये कमी है। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी प्रॉपर्टी डीलर या फिर बिल्डर के पास जा रहे हैं तो उससे सबसे पहले उसके बैक के कुछ प्रोजेक्टों के बारे में जानकारी लेनी है और एक बार विजिट करना है कि आखिर जहां पर बैक में उन्हें जो प्रोजेक्ट दिलाए गए या जिन लोगों को सेल किए गए, क्या वो लोग खुश हैं इनकी डीलिंग से, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ में कोई घपलेबाजी हुई है। तो इससे क्या है कि आपको एक ट्रस्टेड प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर मिलना बहुत ही आसान हो जाता है, और जिससे क्या है कि आपका पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम पॉइंट की बात करें तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि फ्लैट की या प्रॉपर्टी की कौन सी लोकेशन है। यानी कि जब भी हम फ्लैट लेने जाते हैं ना तो सबसे पहले हमें लोकेशन जो है वो सर्च करनी होती है। हम क्या करते हैं, हम फ्लैट लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अरे भाई ये एरिया ठीक है ले ले, लेकिन हम लोकेशन पे विजिट नहीं करते। हमें सबसे पहले काम क्या करना है, लोकेशन पे विजिट करना है। लोकेशन पे विजिट करके उसके आसपास की जो आपकी भौतिक सुविधाएं हैं, जरूरी सुविधाएं, उनके बारे में जानकारी लेनी है कि अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी ले रहा हूं तो यहाँ पर जो है स्कूल, अस्पताल, रोड, मॉल, सारी चीजें पास में है कि नहीं है, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो पास में है कि नहीं है, यहाँ पर बस स्टैंड की दूरी कितनी है, मेट्रो की दूरी कितनी है, कनेक्टिविटी कैसी है, यहाँ पर पानी और सीवर लाइन कनेक्शन है भी या नहीं, ये सारी सुविधाओं के बारे में हमें जान लेना चाहिए। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब भी हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम आसपास की कोई बेसिक सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, जिससे क्या है कि हम ऐसी जगह जाके इन्वेस्ट कर बैठते हैं जहां पर सालों साल जो है कोई भी तरक्की नहीं होती है और कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉपर्टी का रेट है वो दिन पे दिन डाउन होते रहता है। और कई बार हम ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं कि जहां पर वो जो एरिया है वो अवैध होता है और हमें पता ही नहीं चलता। अब अवैध एरिया की कैसे पता चले, तो इस वीडियो के अंदर वो भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आप पता करें कि एरिया वैध है या अवैध है। तो दोस्तों हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में कि जब भी आप फ्लैट लेने जाते हैं या फिर प्लॉट लेने जाते हैं। भाई प्लॉट लेने गए तो कोई टेंशन नहीं, प्लॉट तो आपका पूरा है, जैसा मर्जी वैसे कंस्ट्रक्टेड करें। लेकिन अगर आप फ्लैट लेने जाते हो तो फ्लैट के अंदर क्या चीजें देखनी होती है, सबसे पहले दोस्तों हमें ये देखना होता है कि फ्लैट का एरिया क्या है। फ्लैट के एरिया की बात करें तो फ्लैट के एरिया में दो चीजें देखनी होती है, एक होता है प्लिंथ एरिया और एक होता है आपका कारपेट एरिया। प्लिंथ एरिया क्या होता है, पूरा आपका बालकनी, गेट वगैरह सारी चीजें A to Z जहां पर इंक्लूड है वो सारा का सारा जो है प्लिंथ एरिया में आ जाता है। और कारपेट एरिया जो है वो कंस्ट्रक्टेड एरिया आता है जो कि घर के अंदर का है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे एक लैपटॉप है तो लैपटॉप का ये बाहर का जो एरिया है ये सारा का सारा आपका प्लिंथ एरिया है, लेकिन लैपटॉप के बीच की डिस्प्ले जितनी शो हो रही है ये आपका जो है कारपेट एरिया है। तो आपको सबसे पहले फ्लैट के अंदर ये दोनों चीजें देख लेनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें कार पार्किंग की। दोस्तों जब भी आप कोई फ्लैट लेते हैं ना तो वहां पर पार्किंग जो होती है ना वो कंपलसरी होती है। अब क्या होता है, जो डीलर है ना वो आपको पार्किंग है ना अलग बता के कई बार भेज देता है। कई बार ऐसा होता है कि डीलर बोलता है कि आपको फ्लैट तो आप ले रहे हैं लेकिन अगर आपको पार्किंग लेनी है तो इसके अलग से चार्ज देने होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि जो पार्किंग के चार्जेस होते हैं ना वो इंक्लूड होते हैं फ्लैट की कीमत के अंदर। साथ के साथ दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा है ना कि जो बिल्डर है ना या डीलर है एक फ्रॉड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जो प्रॉपर्टी के नाम से जाने जाते हैं, हब के नाम से जाने जाते हैं प्रॉपर्टी के। यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्लैट जो है वो सेल हो रहे हैं। हालांकि ये सारी कमेंट मेरे चैनल पे पड़ी, आप जाके देख सकते हैं कौन कौन से एरिया में, किसी एक स्पेसिफिक एरिया का नाम यहाँ नहीं लूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा जो फ्लैट होता है ना उसमें हमें पार्किंग जो है, पार्किंग का एक छोटा सा फ्लैट बना के
1 कमरे का या 2 कमरे का वो हमें बेच दिया जाता है, ये बोल के कि आधी तो पार्किंग है लेकिन ये फ्लैट ग्राउंड एरिया का जो है वो आप ले सकते हैं। और आपको भी क्या लगता है भाई ग्राउंड एरिया का फ्लैट मिल रहा है, फटाफट ले लो, ज्यादा सुविधा रहेगी, ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा, लिफ्ट में हमें आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राउंड एरिया पर रहेगा, सामने पार्किंग रहेगी, इधर रह लेंगे। तो ये चीज बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो इसी के अंदर एक पॉइंट है मैप का, यानी कि जब भी आप कोई फ्लैट लेते हैं ना तो सबसे पहले आपको उसका मैप देखना है, यानी कि वो जो मैप है वो नगर निगम से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और उस मैप के अकॉर्डिंग जो है वो बिल्डिंग बनी है या नहीं बनी है। क्योंकि ज्यादातर डीलर एक और चीज करते हैं कि आपका जो मैप है, मैप तो बनवाते हैं निगम से पास कराने के लिए अलग, और उसके बाद उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर देते हैं और उसके बाद वो फ्लैट जो है वो आपको बेच दिया जाता है। जिसके बाद दोस्तों जो मैप के अकॉर्डिंग जो पास प्लान है आपका, अगर उससे कुछ भी मॉडिफिकेशन किया जाता है तो वो जमीन जो है या फ्लैट है वो अवैध घोषित हो जाता है, और ऐसे में जो नगर निगम है वो आपके फ्लैट को ढा सकते हैं आके, और आपका हो सकता है भारी नुकसान। तो ये डीलर या फिर जो बड़े बड़े बिल्डर हैं ये बातें आपसे छुपाते हैं, इसे आप ध्यान से रखिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर बताया ना मैंने कि मैप के अंदर आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कौन सा एरिया ग्राउंड फ्लोर या अपर ग्राउंड फ्लोर किस चीज के लिए जो है वो रजिस्टर्ड है। अगर आपकी पार्किंग है तो पार्किंग में कितना एरिया आ रहा है, वो सारी चीज आपको मैप के अंदर मिल जाएगी। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लैंड रिकॉर्ड्स की। भाई चाहे आपका प्लॉट हो, फ्लैट हो, XYZ, तो आपको यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर आपको सबसे पहले लैंड रिकॉर्ड देखने होते हैं, यानी कि जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स है वो देखना होता है। अब लोगों को क्या है कि भाई जीपीए जो है ना, जीपीए बहुत तेजी से चल रही है दिल्ली के अंदर, पूरे देश में चल रही है जीपीए, लेकिन जो जीपीए है ना दोस्तों वो टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कि इससे आपका टाइटल जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है, मालिकाना हक आपको पूरा नहीं मिलता है। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जीपीए जो है कुछ केसेस में जीपीए पे भी है ना आपको मालिकाना हक मिल जाता है। वो कैसे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर जितनी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं उन सबकी रजिस्ट्री जो है पीएम उदय के तहत जो है डीडीए करके दे रहा है, और उसके अंदर आपकी जीपीए के जरिए आप अपनी पक्की रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं दिल्ली के अंदर आपकी कोई ऐसी कॉलोनी के अंदर घर है कि कैसे करानी है रजिस्ट्री, तो आपको यहाँ पर आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, आप इस पे जाके वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसके अंदर पूरी की पूरी 7 वीडियोस की प्लेलिस्ट है। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि भाई आपकी जो लैंड रिकॉर्ड है वो क्या क्या है। तो टाइटल डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों मैं आपको बता दूं, टाइटल डॉक्यूमेंट जो होती है वो आपकी रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री आपकी 2 टाइप की होती है, एक आपकी होती है सेल डीड और एक होती है आपकी कन्वेंस डीड। तो दोस्तों जो सेल डीड होती है वो हमेशा प्राइवेट लैंड की सेल डीड होती है, यानी कि प्राइवेट लैंड है किसी का और या फिर फ्लैट है वो आपको सेल करता है तो उसकी सेल डीड बनती है। और अगर कोई गवर्नमेंट फ्लैट है या गवर्नमेंट जमीन है तो उसकी आपकी हमेशा कन्वेंस डीड बनती है। देन इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके ये रजिस्टर की जाती है, जिसे हम कहते हैं रजिस्ट्री। तो हमें सबसे पहले रजिस्ट्री के बारे में पता करना है। सेकंड डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पर आता है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी नगर निगम द्वारा जो आपकी जो जमीन है, जमीन का जो लीगली हक है वो आपको दिया जाता है निगम द्वारा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, एमसीडी म्यूटेशन और रजिस्ट्री दोनों की ही अहमियत है, और दोनों ही अगर आपके पास है तो ही आप प्रॉपर्टी के पूरे मालिक हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्री है और म्यूटेशन नहीं है तो भी आपके पास जो है वो पूरा मालिकाना हक नहीं होने वाला है। तो आपको एमसीडी की म्यूटेशन के बारे में पता करना है कि वो सेम ओनर के पास है या नहीं है। इसके बाद हम बात करें टैक्स रिसिप्ट की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एमसीडी म्यूटेशन जैसे हमारी दिल्ली में एमसीडी चलती है, ऐसी अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग नगर निगम के नाम है और वहां पर उसकी म्यूटेशन चलती है। या फिर अगर हम बात करें कि दिल्ली से बाहर अगर यूपी की बात करें तो वहां पर चलती है दाखिल खारिज, जिसे हम दाखिल खारिज कहते हैं, वो दिल्ली के अंदर म्यूटेशन के नाम से जानी जाती है, नगर निगम एमसीडी के म्यूटेशन के नाम से जानी जाती है। तो आपको सबसे पहले म्यूटेशन देखनी है, फिर आपको देखनी है टैक्स रिसिप्ट, यानी कि जिस डेट में आप फ्लैट परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उस डेट तक का सारा टैक्स जो है वो क्लियर है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर क्लियर नहीं हुआ ना टैक्स, तो भी निगम जो है आपके ऊपर काफी रिकवरी निकाल देगा। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि निगम ने जो है प्रॉपर्टी की कुर्की करा दी है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो आपकी सेल करा के निगम अपना वसूली करेगा आपसे। तो दोस्तों उसके बाद बारी आती है एनओसी की। तो एनओसी आपको कहां कहां से चाहिए होती है? सबसे पहले एनओसी जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है आपके रजिस्ट्रार ऑफिस, यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है तो जाहिर सी बात है आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से जो है परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी परमिशन ऑलरेडी है। इसके बाद अगर हम बात करें एनओसी की, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है या फिर नगर निगम है, वहां से आपको परमिशन की जरूरत होगी। अगर आपने बना बनाया कोई फ्लैट लिया है तो जाहिर सी बात है उसका मैप होगा, अगर मैप है तो वो नगर निगम द्वारा पास होता है, जिससे क्या है आपको एक चीज क्लियर हो जाती है कि आपको जो लोकल अथॉरिटी है या फिर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहां से आपको परमिशन है इस फ्लैट को बनाने की, तो ये लीगल है। और आपको एक चीज याद रखना है दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया कि सेम टू सेम जैसे मैप पर है वैसे ही आपका जो फ्लैट है वैसे ही बना होना चाहिए। अगर उसमें चेंजेस है तो वो अवैध घोषित हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको जो एनओसी चाहिए होती है वो चाहिए होती है जल बोर्ड से और बिजली विभाग से।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो पानी का बकाया है फ्लैट पे, या फिर कह सकते हैं जो बिजली का बकाया है वो रहता है, और ऐसे में आपको ये फ्लैट बेच दिया जाता है। तो उस कंडीशन में जो है उसका भार जो है आपके ऊपर आ जाता है, उसकी जो पेनल्टीज है वो सारी सारी आपको अपनी जेब से पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो चीजें होती है, कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी डीलर द्वारा आपके साथ की जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी का ऑनर होता है वही ये सारी चीजें जो है प्रॉपर्टी डीलर या फिर बिल्डर से छुपा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डीलर या प्रॉपर्टी बिल्डर्स की तो सभी एक जैसे होते हैं दोस्तों, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर उन्हें नॉलेज नहीं है तो आपको उन्हें ये नॉलेज देनी है कि जी ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं और हमें इन चीजों की डिमांड है, तो आप उनसे ये सारी चीजों की डिमांड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर कि हमें एक एनओसी और चाहिए होती है, वो चाहिए होती है फायर डिपार्टमेंट से। फायर डिपार्टमेंट से कैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि जब ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनती है तो उसमें ना फायर डिपार्टमेंट जो है एनओसी मांग लेता है, और उस कंडीशन में क्या है कि आपको बिल्डर या डीलर के सामने ये चीज रख देनी है कि भाई साहब अगर आपके यहाँ पर पानी का या बिजली का कनेक्शन नहीं लगा है और हम लगवाने वाले हैं, तो या तो आप लगवा के दीजिए, जो चार्जेस है हम आपको पे करेंगे, या फिर आप एक काम कीजिए कि हमें फायर एनओसी जो है वो बनवा कर दीजिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर फ्लैट लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एक चीज सुनिश्चित कर लीजिए कि जो वहां का बिल्डर है या फिर जो वहां पर डीलर है आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा है, उससे आप कंफर्म कीजिए कि भैया आपके पास जो है रेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं है इस बिल्डिंग। ऐसा है दोस्तों, आपको पता ही होगा हाल फिलहाल में भी रेरा के नए नियम भी आए थे और कई बार उन नियमों में बदलाव भी हुए हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं रेरा के नियमों के अकॉर्डिंग ही आप कहीं पे भी जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई फ्लैट बना सकते हैं या कोई घर बना सकते हैं, और ये रेरा जो है हर स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर अगर कोई मल्टी स्टोरी के अंदर आप फ्लैट लेने जा रहे हैं तो रेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके लिए कंपलसरी है, तो आप उसकी डिमांड कर सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो रेरा के अधीन है या नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीजें तो आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद एक बड़े पॉइंट की आपको मैं बात बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है प्रॉपर्टी के अंदर देखा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूट चल रहे होते हैं या कोर्ट केस चल रहे होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर ना कोई लोन लिया होता है, कोई बकाया होता है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी जरूरी है। आपको ये पता करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो फ्लैट आपको बेचा जा रहा है या फिर ये जो प्रॉपर्टी आपको बेची जा रही है इसके ऊपर कहीं कोई लोन या फिर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, कोई डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इसके लिए एक सिंपल सा रास्ता मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूट के बारे में या कोर्ट केस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको ये बताता है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई केस या फिर कोई बकाया नहीं। ये सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपने रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलता है, पर डीलर अच्छे से जानते हैं कि ये सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा। अगर उन्हें नॉलेज नहीं है या फिर आपको नॉलेज नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि आपको पहले ये पता करना है कि कोई लोन या फिर कोई कोर्ट केस या डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं है। इसका एक और तरीका है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर आपसे ओरिजिनल पेपर छुपाए जा रहे हैं या फिर आपको सिर्फ कॉपी जो है वो शो की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल पेपर कहीं ना कहीं जो है डिपॉजिट है, तो आप वहां पर डिमांड कर सकते हैं कि हमें वो ओरिजिनल पेपर दिखाए जाए। साथ के साथ मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो ज्यादातर आपको पता ही कि प्रॉपर्टी जो है 1000-2000 में आने वाली चीज तो है नहीं, लाखों की चीज है, और इसे खरीदने के लिए हमें लोन लेना पड़ता है। तो दोस्तों आप किसी भी बैंक के अंदर जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो भी पता चल जाता है कि क्या ये जमीन किसी बैंक के अधीन तो नहीं है या फिर कोई कोर्ट केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, वो भी चीज आपको इजीली पता चल सकती है। अगर आप सिंपल फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो भाई आप प्रॉपर्टी पे जो है लोन अप्लाई कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूट या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन तो नहीं है। सारी डिटेल आपको यहाँ से पता चलने वाली। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर है हमारे सामने कई बार पेशकश रखता है कि भाई ऐसा है आप ये फ्लैट लेते हैं ना, फाइनेंस हम करा के देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आपको ये लगता है यार मेरी तो मुश्किल ही आसान कर दी इन्होंने, फाइनेंस भी ये करा के दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब फाइनेंस कराते हैं तो आपको पहले एक बार पता कर लेना है कि कौन से बैंक से फाइनेंस हो रहा है। कहीं सरकारी बैंक से होता है, कहीं प्राइवेट बैंक से होता है, तो कई बार ऐसा होता है एनबीएफसी से करा दिया जाता है। एनबीएफसी क्या होती है, जो प्राइवेट मतलब बैंकिंग सेक्टर में होती है लेकिन उन्हें पूरा बैंक का दर्जा नहीं मिला होता है। अभी इंडिया बुल हो गई या फिर ऐसी बहुत सारी कंपनीज हो गई, ठीक है। अगर आप इनसे लोन लेते हो तो क्या होता है कि ये लोन करती हैं, जेन्युइन कंपनियां हैं, लेकिन इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में ना हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कुछ साल ईएमआई भरते हैं, उसके बाद नहीं भर पाते हैं और हमारा फ्लैट जो है या हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीन ली जाती है। तो दोस्तों आपको ये चीज क्लियर करनी है कि भैया हमें लोन हो रहा है या अगर आप करा रहे हैं तो कौन सी बैंक से करा रहे हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या टाइम पीरियड है, ये सारी जानकारी आपको लेनी है। शर्माना बिल्कुल नहीं है भैया, पैसे दे रहे हो आप, फ्री में कोई चीज नहीं ले रहे हो। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान देनी है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं एक फ्रॉड और बहुत बड़ा मार्केट में चल रहा है। वो क्या चल रहा है कि प्रॉपर्टी आप देख लेते हैं, प्रॉपर्टी देखने के बाद वो कहता है भाई साहब बयाना करा दो, लोन आपका हम कराएंगे। अब क्या होता है कि आपको ये लगता है बयाना करा देते हैं लोन तो हो ही जाएगा, बयाना आपने करा दिया, उसके बाद क्या होता है लोन की फाइल आपने डाली, आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भैया हमने तो आपके लोन कराने के लिए डाली, अब आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई तो हम क्या करें, आपका तो बयाना मर गया है। तो दोस्तों ये चीज क्लियर करनी है
कि भाई अगर मैं बयाना दे रहा हूं और अगर आप लोन के लिए यहां पर बता रहे हैं कि लोन होगा, तो अगर लोन नहीं होता है तो उस कंडीशन में मेरा बयाना मुझे वापस चाहिए, ये चीज आप वहां पर रख सकते हो। ऐसा है, इसमें कोई टर्म कंडीशन अलग से नहीं होती है, वो आप अपनी बात वहां पर डीलर से या बिल्डर से मनवा सकते हो और ये चीज आपको करनी है अगर आपको अपना पैसा बचाना है तो दोस्तों ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें प्रॉपर्टी में और क्या ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो आपके साथ डीलिंग हो रही है, अब सारी चीजें आपने देख ली, सब चीजें वेरीफाई हो गई, आपको लग रहा है बिल्कुल जेन्युइन प्रॉपर्टी है, अब थोड़ी सी लिखा पढ़त कर लेते हैं, थोड़ा सा बयाना दे देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो सेल एग्रीमेंट है ना, आपको वो रजिस्टर सेल एग्रीमेंट का, रजिस्टर सेल एग्रीमेंट क्या होता है दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां पर आप जाएंगे, वहां पर रजिस्टर सेल एग्रीमेंट होता है। वहां पर क्या होता है कि जैसे आपकी विल होती है वो भी रजिस्टर होती है, ऐसी सेल एग्रीमेंट भी जो है वो रजिस्टर होता है। तो आपको सबसे पहले जो सेल एग्रीमेंट बनवाना है वो रजिस्टर सेल एग्रीमेंट बनवाना है और देखना है प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपका जो रियल ओनर है प्रॉपर्टी का वो प्रेजेंट है या नहीं है। क्योंकि ये जो सेल एग्रीमेंट है ना वो रियल जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसके साथ करना है, किसी डीलर से, किसी बिल्डर से या किसी मीडिएटर से आपको नहीं करना है, आपको रियल प्रॉपर्टी ओनर के साथ में करना है। इसके अलावा हमें दोस्तों यहाँ पर क्या देखना है, हमें यहाँ देखना है कि सेल एग्रीमेंट के अंदर जो है पेमेंट का मेथड भी लिखा होना चाहिए कि पेमेंट जो है वो किस मेथड से लेंगे, नेट बैंकिंग से लेंगे या फिर चेक के थ्रू लेंगे, कैसे लेंगे, या एनईएफटी करानी होगी या आरटीजीएस करानी होगी, आईएमपीएस कराना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए ज्यादातर क्या होता है प्रॉपर्टी के मामले में ना कैश मांगा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप कैश में प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कैश की सभी ट्रांजेक्शन पे इस टाइम गवर्नमेंट की पूरी नजर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी किसी भी टाइम पे आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो तुरंत एक्शन नहीं लेता, जब उसका एक्शन होता है ना 2-3 साल के बाद होता है, जब आपको लगता है ना कि सब कुछ शांत हो गया है तब जाके एक्शन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोशिश करिए जितनी भी पेमेंट आप करते हैं, जो भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं, वो आप जो है एक नंबर की पेमेंट में लें, यानी कि चेक से या फिर नेट बैंकिंग से, जो भी ट्रांसफर वगैरह की एक नंबर से गवर्नमेंट की नजर में दिखा के कीजिए। ऐसे मत कीजिए कि कल को आपको कोई रिस्क लेना पड़े। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि पेमेंट मेथड के बाद यहाँ पर बात होती है टाइम की, कि जो पेमेंट है वो कितने पार्टों में देनी पड़ेगी, कितना टाइम मिलेगा, कितने महीने तक आप वो दे सकते हो पेमेंट। क्योंकि ऐसा है ना कि भाई जेब में लेके तो नहीं घूम रहे, इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। तो आपको यहाँ पर टाइमिंग भी देखनी है कि भाई अगर मैंने 6 महीने का टाइम लिया तो 6 महीने के उसके अंदर मेंशन कराना है सेल एग्रीमेंट के अंदर कि 6 महीने में इतनी तारीख को इतने बजे पेमेंट करूंगा मैं। तो ये सारी चीज आपको क्लियर करानी है। इसके साथ में आपको क्या करना है, पोजीशन की डेट, यानी कि कब आपको पोजीशन मिलेगी। जैसे मैंने अमाउंट दे दिया, अमाउंट देने के 2 दिन 4 दिन के अंदर आपको पोजीशन मिलेगी या सेम डे मिलेगी, ये सारी चीजें वहां पर लिखनी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक चीज और है खास, कि यहाँ पर यह है कि पोजीशन की डेट में अगर देरी होती है, यानी कि आपने पहली चीज तो ये कि भाई आपने टाइम ले लिया पेमेंट करने का, अगर आपकी तरफ से पेमेंट लेट होती है तो उसके भी क्लॉज होते हैं, वो लिखते हैं कि अगर आपकी पेमेंट लेट होती है तो ये जो हमारा सेल एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा या फिर आपको इतना एक्स्ट्रा देना होगा। तो ऐसे ही है कि अगर पोजीशन लेट करता है बिल्डर या डीलर या फिर ऑनर, तो उस केस में भी जो है मुआवजा मिलेगा, और उस मुआवजे को लेने के लिए उस रकम के बारे में या उसकी परसेंटेज के बारे में भी आप जो है अपने सेल एग्रीमेंट के अंदर जिक्र कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब सामने वाला लेट पेमेंट होने पे आपसे मुआवजा ले सकता है, तो जब आपकी पोजीशन लेट होगी तो आप भी उसके लिए हकदार हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें कि जब भी हमारी प्रॉपर्टी फाइनलाइज हो जाती है, हमें लगता है कि भाई एक प्रॉपर्टी हमने ली 50 लाख में, मेरी डील हो गई है, अब हम बेचैन हो जाते हैं, 50 लाख में डील हो गई, भाई सारी चीजें कराए के दे रहे हैं बिल्डर, तो कुछ टेंशन नहीं लेनी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पर एक चीज छुपी हुई होती है। वो छुपी हुई चीज क्या होती है, हमें सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि भाई जो रजिस्ट्री का खर्चा है वो कहां से होगा, स्टैंप ड्यूटी का खर्चा है, म्यूटेशन चार्जेस का खर्चा है, होम लोन के लिए अगर आपने उसे फाइल दे दी तो उसकी प्रोसेसिंग फी का खर्चा है, और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और खर्चे होते हैं। वो सारी चीजें क्लियर करनी है कि भाई ये सारी चीजें जो है, जो प्रॉपर्टी का आपने अमाउंट बताया उसके अंदर है, या ये अलग से खर्चे हैं, ये मुझे देने पड़ेंगे या आप उसे करके दोगे उस प्रॉपर्टी के अमाउंट के अंदर। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर लेनी है, क्योंकि ज्यादा लोग क्या है ना, जल्दबाजी में प्रॉपर्टी लेते हैं, या फिर कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि यार सारी चीजें जेन्युइन है, फटाफट कर लो, देखी जाएगी बाद में। तो ये चीज नहीं दोस्तों, क्योंकि इनका खर्चा भी मोटा होता है। अब ऐसे खर्चे को बचाने के लिए सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि भैया ये खर्चा मुझे अलग से करना होगा या प्रॉपर्टी की कीमत के अंदर इंक्लूड है, ये आपको अपने प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर से कंफर्म करना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि ये सारी चीजें अगर ओके निकलती है और हमारी डील पक्की हो जाती है, तो फिर हमें क्या करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें आपकी पक्की होने के बाद आपका जो रास्ता है बिल्कुल साफ हो जाता है। लेकिन अभी मैं एक चीज बताऊंगा दोस्तों आपको, कि जब भी आप प्रॉपर्टी लें तो अपने प्रॉपर्टी और बिल्डर, यानी कि आपकी जो जगह है और बिल्डर है, दोनों को जाके फिजिकल वेरीफाई जरूर करें, आसपास से जरूर पता करें कि ये जो जगह है इसका मालिक कौन है, कोई डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। और जिस प्रॉपर्टी डीलर से आप ले रहे हो उसके आसपास भी ये पता करें कि इससे द्वारा ली गई जमीनों में कोई लफड़ा तो नहीं रहता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं रहती, कोई गलत सौदा तो नहीं किया है। तो दोस्तों अगर आपने ये सारी चीजें याद रखी ना, तो आपको 100% मैं बता रहा हूं आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, साथ के साथ आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी मिलेगी। और इन चीजों को जानने के बाद मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं
कि आपके पास जो जमीन आने वाली है वो बिल्कुल वेरीफाई आने वाली है। तो दोस्तों अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं या कोई रिलेटिव लेने की सोच रहा है तो उसे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उसे हेल्प मिल सके। साथ के साथ दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं आपके लिए सबसे पहले।